हमारा आज का टॉपिक है इंडस्ट्री का सेक्शन 11। सेक्शन 11 मैंने उसमें कुछ नोट्स बनाए। वो आ जाते हैं तो उससे स्टार्ट करेंगे, सवाल जवाब नहीं होंगे लेकिन हम उससे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ये है कि सेक्शन 11 जो है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने थोड़ा सा क्लियर करना है। जैसे डायरेक्टली सब्सटेंशियल इशू हैं कि ये कौन से मैटर्स हैं, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, कॉज ऑफ एक्शन जजमेंट में डिक्री में कम बितौर होगा, फार्मर सूट क्या है, सब्सिक्वेंट सूट क्या है, उसके बाद पर्सन लिटिगेटिंग अंडर अ टाइटल वो चीज़ क्या है, जो रेज़ जुडिकाटा की साहत है हम उसको आज देखेंगे कि रेज़ जुडिकाटा में जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उनकी सेंस आप क्या समझ लेते हैं, उनकी सेंस क्या है। तो ज़हनी तौर पे आप ये ध्यान रखें कि जो सेक्शन 11 CPC में है उसमें जो अल्फाज लिखे गए हैं उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है, या वो किस सेंस में यूज़ किए गए हैं और हम उनको किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं। बाबा साहब This is one of the most difficult topic और इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन ये है कि ये सिर्फ सिविल कोर्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं, ये डिपार्टमेंट्स पे भी एप्लीकेबल है और दुनिया के जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं या वैसे जुडिशल प्रोसीडिंग है वहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा। इसलिए आज आप सेक्शन 11 अगर आपके सामने हो, वैसे तो मैंने जो 5 इंग्रीडियंट्स हैं रेज़ जुडिकाटा के वो मैंने बाहर निकाल लिए हैं। हम इस पर पहले बात कर लेते हैं कि रेज़ जुडिकाटा जो है वो सबको पता है। सेक्शन 11 के मुताबिक लफ्ज़ लिखा है सूट और इशू, ठीक है जी। ये दो चीज़ें अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड कर दी हों तो आप दोबारा इनको री एजुकेट नहीं कर सकते हो। दिस इज रेज़ जुडिकाटा, ठीक है जी, इन सिंपल वर्ड। रेज़ का मतलब भी आपको पता होगा, जुडिकाटा का भी मतलब पता होगा कि कोई मैटर है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है और जुडिकाटा मीन विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट, तो ये रेज़ जुडिकाटा है। अब CPC है 1908 की, आई थिंक 1908 की है। ये प्रिंसिपल लिया गया है कि आपको पता होगा जजेस ऑफ किंगस्टन केस था एक इंग्लैंड में 1770 के आगे पीछे ये केस आया था, उसमें से ये प्रिंसिपल लिया गया वहाँ से। और जब CPC इससे पहले भी 2 CPC सब कॉन्टिनेंट्स में इनेक्ट की गई, लेकिन जब ये CPC इनेक्ट की गई है तो वो प्रिंसिपल लेके, तो ये प्रोसीजरल लॉ है, वो प्रिंसिपल लेके सेक्शन 11 की सूरत में पेश किया गया है। अब जो सेक्शन 11 है उसकी इंटरप्रिटेशन चलती आ रही थी PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट, पेज में आपको बाद में बता दूंगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेज़ जुडिकाटा में 5 चीज़ें निकाल ली कि ये 5 चीज़ें जो हैं मैं कहूँगा रेज़ जुडिकाटा, वो 5 चीज़ें हम जब बहुत सहज अल्फाज में उनको इंटरप्रेट करेंगे तो रेज़ जुडिकाटा सारा क्लियर हो जाएगा। अब जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं आप इल्मी पढ़ लें, आप यूनिवर्सिटी की गाइड पढ़ लें, जो मर्जी पढ़ लें, उन सब ने ये जो 5 कंडीशंस हैं इन 5 कंडीशंस को ही इलाबोरेट किया है, ठीक है जी। वो हमने कंडीशन आज आप वही रेज़ जुडिकाटा है, ठीक है जी। और उसी में है कि फार्मर सूट क्या है, प्ली क्या होती है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, कॉज ऑफ एक्शन जब डिक्री में चला जाएगा तो क्या असर आएगा, इशू क्या है, इंटरलॉक्टरी एप्लीकेशन बेस की एप्लीकेशन होती है कि नहीं होती, दूसरी जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, जो रेवेन्यू फोरम है, अगर वहाँ पे तो मैटर डिसाइड हो गया तो उसका क्या होगा, लिटिगेटेड लफ्ज़ लिखा है अंडर टाइटल, उसका मतलब क्या है, पार्टीज का क्या मतलब है, फाइनली हर्ड डिसाइडेड का क्या मतलब है, और दूसरा जो है कि सब्सटेंशियली एंड जी
डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली जो मैटर्स हैं वो क्या हैं, और इंसिडेंटल एंड कोलेक्टरल मैटर क्या है। ठीक है जी। आगे जी बच्चे साहब इंस्टेंट का ये केस है जिसकी वजह से रेसिड्यू डाटा इनेक्ट हुआ। रेसिड्यू डाटा का मतलब ये है कि मैटर विच हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय अ कंप्यूटर कोड कैन नेवर बी एजुकेटेड बिफोर द कोर्ट। और मैं शुरू में बता दूं कि ये सवाल मैंने वैसे उसमें लिखा हुआ है, पार्ट 1 जो है पहला पे ये है कंडीशन, और उसके नेक्स्ट पे मैंने क्वेश्चन निकाले हैं जो आपको एग्जामिनेशन में मदद दे सकते हैं, जो क्वेश्चन मैं जवाब नहीं देने वाला आज आपको। ठीक है जी। मैं रेसिड्यू डाटा जो 5 कंडीशन हैं उनको मैं सहल अंदाज से गोशुदार करूँगा। अगर आप चाहें तो जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं उनका जवाब लिख के मुझे चेक करा सकते हैं। ठीक है जी। और वैसे उसके मुताबिक ही सारे का सारा मामला होगा। अब रेसिड्यू डाटा क्यों लिया गया, ये 3 प्रिंसिपल हैं। तो 1 कांट बी वेक्स्ड ट्वाइस। ठीक है जी। ये एक 403 भी आपकी डेवलपमेंट भी है। 1 कांट बी वेक्स्ड ट्वाइस ओवर अ सेम कंस्ट्रक्शन। दूसरा है कि रिस्पेक्ट मस्ट बी गिवन टू जुडिशियल डिसीजन। दो हो गए। ये कहाँ पे इनेक्टेड है फादर साहब, तो उन्होंने शायद में भी एक प्रोविजन है आर्टिकल 129E, उसमें यह है कि जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट वुड बी कंसिडर्ड टू बी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंगली एंड दे वुड बी गिवन रिस्पेक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ अटैच्ड टू देम। ठीक है जी। कि उनको क्या चाहिए असल है, इसलिए उनको दोबारा छेड़ा नहीं जा सकता। तीसरा ये आ गया कि देयर मस्ट बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन। अगर वो ये सवाल आपको कर दे कि रेसिड्यू डाटा की जो बेसिक है ये पब्लिक पॉलिसी है, ट्रैंक्विलिटी है, तो ये कहाँ पे इसको इस लिहाज से इनेक्ट किया गया है, तो आप ये कह सकते हो कि ये 3 प्रिंसिपल है जिसकी बिना पे इसको इनेक्ट किया गया है। अब आ जाते हैं डायरेक्टली पहली PID 2005 सुप्रीम कोर्ट से पहले भी आप दे सकते हैं, लेकिन आप जितनी भी गाइड्स पढ़ेंगे, जितनी भी आप सवाल जो भी आपको आपका एग्जामिनर हो जाए, आपका ट्यूटर हो जाए, वो आपको करते हैं अगर आपके सारे सामने आपने उसको सामने रखे हो। उससे पहले मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि जब भी सिविल एक्शन सिविल कोर्ट में हम लेके आते हैं तो कोई ना कोई काज ऑफ एक्शन लेके आते हैं। ठीक है जी। आप सब लोग जो है वो केस फाइल करते हैं, मैं सिविल की बात करने लगा हूँ। आप काज ऑफ एक्शन लेके आते हो और लिखते हो कि मेरा काज ऑफ एक्शन 3 दिन पहले पैदा हुआ, 10 दिन पहले पैदा हुआ या 2 साल पहले पैदा हुआ, आप ये भी लिखते हो। और काज ऑफ एक्शन कब पैदा होता है ये भी आप लिखते हो। ठीक है जी। मैं उसको मैंने कहा बड़े सिंपल अंदाज में आज हम इसको देखेंगे। ठीक है जी। काज ऑफ एक्शन जो है इसकी डेफिनेशन ये है, बंडल ऑफ फैक्ट्स पे ये कंसिस्ट ऑफ करता है। काज ऑफ एक्शन जो है वो लीगल ग्राउंड्स पे भी, काज ऑफ एक्शन के पीछे ग्राउंड्स होंगे, काज ऑफ एक्शन के पीछे प्लीज होंगी। इसमें भी लिखा हुआ है कि ग्राउंड्स ऑफ अटैक एंड ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस। अगर किसी सेक्शन 11 आप समझने बड़े अच्छे तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारी ज़िंदगी क्लियर नहीं होता, ये मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा तवज्जो देंगे, उसके ऊपर नजर रखेंगे तो इट वुड बी क्लियर मच ईजली। अब ये आता है कि जब कोई बंदा प्लेन लेके आता है तो उसके पास ग्राउंड्स ऑफ अटैक होती हैं, वो डिफेंडेंट पे अटैक करता है कि ये मेरा काज ऑफ एक्शन है। काज ऑफ एक्शन की डेफिनेशन है बंडल ऑफ फैक्ट्स। वो फैक्ट्स लीगल भी हो सकते हैं और फैक्चुअल भी हो सकते हैं। ठीक है जी। 2 किस्म की चीज़ें लेकर वो कोर्ट के सामने आता है रिलीफ लेने के लिए। मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ कि यू आर ओनर ऑफ अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी, समवन ट्राइड टू इंटरफेयर इन योर पोजेशन। आपका काज ऑफ एक्शन आ गया कि आपको थ्रेट आ गई डिस्पोजेशन की। ठीक है। उसने कहा कि मैं आपको डिस्पोजेस कर दूंगा, ये आपका काज ऑफ एक्शन है। आप ये काज ऑफ एक्शन आप कोर्ट में लेके आ गए सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन की शेप पे कि डिफेंडेंट में भी रिस्ट्रेंट फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन पोजेशन ऑफ इंटरफेस नहीं। ओके। आप जो काज ऑफ एक्शन आप लेके आए हो उसमें आपने सूट प्रॉपर्टी दी है, जिम्मा नंबर 2 पे बताओगे कि यू आर ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन रजिस्टर से लीड सो एंड सो, दिस प्रॉपर्टी केम इनटू योर हैंड्स अंडर इनहेरिटेंस और यू आर इन पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी बीइंग अ टेनेंट। तो ये जो प्लीज आप अपनी कागज में लेते हो,
ये सारी प्लीज आप कोर्ट में काज ऑफ एक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए बताते हो। जब ये प्लीज, ये फैक्ट्स, ये इश्यूज जजमेंट या डिक्री में कल्मिनेट हो जाते हैं तो फिर सेकंड सूट ऑन द बेसिस ऑफ सेम प्लीज, सेम फैक्ट्स, सेम इश्यूज यू कांट फाइल। और अगर आप दूसरा केस फाइल करोगे तो वो रेज़ जुडिकाटा की बुनियाद पे बार होगा। सिंपल ये है कि व्हेन काज ऑफ एक्शन मैच्योर्ड इनटू जजमेंट डिक्री, योर काज ऑफ एक्शन इज सीज्ड एंड काज ऑफ एक्शन आपका आ गया जजमेंट एंड डिक्री में। जजमेंट डिग्री में आपका काज ऑफ एक्शन आ गया तो आपका काज ऑफ एक्शन खत्म हो गया, वो जजमेंट डिग्री में मर्ज हो गया। अब आप ये काज ऑफ एक्शन दोबारा नहीं ला सकते। अब जो मैंने 5 कंडीशन लिखी हैं, ये 5 की 5 को एग्जिस्ट करती हो तो फिर रेज़ जुडिकाटा की एप्लीकेशन होगी। अगर इसमें से एक कंडीशन भी मिस करती होगी तो रेज़ जुडिकाटा की एप्लीकेशन नहीं होगी। अब ये आ गया कि ये ग्राउंड 1 अप्लाई करती है या 4 करती है या 5 करती है। क्राइटेरिया एक है कि जो काज ऑफ एक्शन डिक्री में मर्ज हो गया वो दोबारा एजिटेट नहीं हो सकता। पार्टी सेम हो सकती है, प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, आप टू सम एक्सटेंट एक टाइटल के तहत लिटिगेट कर सकते हो, लेकिन काज ऑफ एक्शन अगर आपका डिफरेंट है तो आप एक प्रॉपर्टी और सेम प्रॉपर्टी और सेम पार्टी के खिलाफ मोर देन 100 केस फाइल कर सकते हो। अब क्लियर हो गया? काज ऑफ एक्शन मस्ट बी सेम। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बताना था सब्सटेंशियली क्या है और इंसिडेंटल क्या है। क्लियर? ठीक सर ने सर। अब आगे जो मैंने पहली कंडीशन लिखी है, ये कहता है the matter directly and substantially in the subsequent suit or issue must be the same matter which was directly and substantially in issue either actually or constructively in the former suit। देखिए रेज़ जुडिकाटा जो है वो सब्सिक्वेंट सूट में अप्लाई किया जाएगा, ये बात है। अब यहाँ पे एक बताओ आपको फार्मर और सब्सिक्वेंट सूट की आप डेफिनेशन ले लें, है आपके पास में? के पास है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फार्मर एंड सब्सिक्वेंट सूट? फार्मर तो है जो पहले है, सब्सिक्वेंट जो है वो बाद में है। जी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये इतना सिंपल नहीं है। रेज़ जुडिकाटा की एप्लीकेशन के लिए फार्मर सूट वो है जो पहले डिसाइड हो चुका हो। ये जरूरी नहीं कि वो पहले फाइल हुआ हो, जो पहले डिसाइड हुआ वो फार्मर सूट है। गॉट इट? फार्मर सूट वो है क्योंकि आप जब रेज़ जुडिकाटा का क्वेश्चन रेज करोगे तो आपके पास कोई ना कोई जजमेंट होगी और फैसला होगा। आप वो फैसला करोगे सब्सिक्वेंट सूट में कि सर दिस मैटर हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो यहाँ पे फार्मर सूट इज नॉट मैंडेटरी टू बी इंस्टीट्यूटेड अर्लियर। ये है फार्मर सूट माइट हैव बीन इंस्टीट्यूटेड लेटर ऑन, लेकिन वो डिसाइड पहले हुआ हो। सब्सिक्वेंट सूट वो है जिसमें दोबारा ये मैटर रेज किया गया है। एक तो ये आ गया। अब इसमें जो सबसे अहम चीज है वो है मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। मैंने पहले कहा था कि काज ऑफ एक्शन जो है वो एक फैक्ट पे भी कंसिस्ट कर सकता है और मोर देन वन फैक्ट्स पे भी कंसिस्ट कर सकता है। लीगल भी हो सकता है और फैक्चुअल भी हो सकता है। अब आप अगर आमिर रजा खान साहब की सीपीसी देखेंगे तो उसमें उन्होंने चार्ट बनाया हुआ है। इधर उसने लिखा है कि मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू, आगे जाके लिखा है उसने कि मैटर इंसिडेंटली एंड सप्लीमेंटल जो मैटर है वो इशू है। एक केस में 2 किस्म के मैटर होते हैं लीगल फैक्चुअल के अलावा, सब्सटेंशियली या डायरेक्टली इशू होंगे। उसकी मैं मिसाल, बड़ी जबरदस्त मिसाल है। सूट फॉर प्रीएम्पशन तो सबने देखा होगा, सबने सुना होगा, सबने किया होगा, पढ़ा होगा। कोई सेल होती है, सेल हो गई, आप शाफी शरीफ को खरीद तो जा रहे हो, ये 3 क्वालिफिकेशन है इन ऑर्डर टू फाइल सूट फॉर प्रीएम्पशन। काज ऑफ एक्शन आपका अराइजल हो गया जब सेल हो गई, ठीक है। अब ये काज ऑफ एक्शन
अकेला कुछ भी नहीं है। काज ऑफ एक्शन आपका बेस कर रहा है डिफरेंट ग्राउंड्स पर। वो ग्राउंड जो है वो सबस्टांशियल भी हो सकती है और इंसिडेंटल भी हो सकती हैं। सबस्टांशियल ग्राउंड्स वो होती हैं जिनकी बुनियाद पर कोर्ट आपको डिग्री देता है, ठीक है, और इंसिडेंटल वो होती हैं जो डिग्री के लिए जरूरी ना हो लेकिन वो हेल्प कर रही हो। आपको बड़ी सिंपल सी मिसाल है, a sale has occurred, you are possessing qualification to file, so being a preemptor, you brought that cause of action before the court and cause of action based upon different grounds. आप कहते हैं कि आई एम शाफी शरीफ, ठीक है, ये आपका सब्सटेंशियल इशू होगा, वो कहेगा नहीं है। डिफेंडेंट अगर पेश होगा तो डिफेंडेंट कहेगा कि आप शाफी शरीफ नहीं हो। आप कहते हो कि मैं शाफी खलीफ हूँ, क्यों बता रहे हो? आप बता रहे हो अपने केस को, अपने काज ऑफ एक्शन को जजमेंट और डिक्री में मैच्योर करने के लिए, रिलीफ लेने के लिए। आप कहते हो मैं शाफी जार हूँ, खलीफ हूँ, वो कहेगा कि आप शाफी जार हो, खलीफ नहीं हो। एक तो मैटर ये आ जाता है। दूसरा आप ये कहते हो कि ये सेल 10 लाख की नहीं हुई, ये सेल 7 लाख की हुई है। सबस्टेंशियली इन इशू वो मैटर है जहां पर कोर्ट ने दूसरी पार्टी का जवाब लेके उन मैटर्स को, उस दावे को डिसाइड करने के लिए कोई ना कोई फैसला करना है। अब देखिए इस पे इशू लग जाता है whether plaintiff is शाफी शरीफ खलीफ एंड जार or maybe whether ostensible sale price is so and so, वो भी आगे तक प्रूव करें उसकी सेल 7 लाख में हुई है या 10 लाख में हुई है, ठीक है। और भी क्वेश्चन शुफे में और ये आ जाते हैं कि जनाब मुझे पता इस दिन लगा। ये बहुत सारे मैटर हैं जो सबस्टेंशियल सेक्शन 11 में लिखे हुए हैं, वो ये सबस्टेंशियली इन इशू हैं। अब डिफेंडेंट appeared before the court and filed controversial written statement, took plenty of preliminary objection, etc. But on factual grounds, he submitted before the court that plaintiff is neither Shafi Sharif, nor jar, nor free। अब मुझे ये बताएं कि जब तक आपकी क्वालिफिकेशन कोर्ट में अलग नहीं की जाती, स्टैब्लिश नहीं की जाती, प्रूव नहीं की जाती, डिसाइड नहीं की जाती, क्या शुफे का केस आपका लाई करेगा? दिस इज सिंपली सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली इशू, क्योंकि आप इस ग्राउंड पे लग रहे हो, आप इस ग्राउंड पे लग रहे हो। अब एक और मिसाल आ देते हैं, अब इसको कर लेते हैं। आपने प्ली रेज की, डिफेंडेंट ने डिनाई कर दिया, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। प्ली वाज रेज्ड, डिनाइड एंड डिसाइडेड। एक मिनट के लिए मैं कोर्ट को, ठीक है। प्ली वाज डिसाइडेड बाय, प्ली वाज रेज्ड बाय प्लेंटिफ व्हिच वाज डायरेक्टली इशूड, substantially issued. It was denied by defendant, Mr. Sir, who denied being a lawyer of defendant, and it was decided by me, ठीक है। अब केस डिसाइड हो गया आइदर वे, आइदर वे मीन या तो आपका केस डिग्री है, आपकी फेवर में डिग्री हो गई या केस खारिज हो गया। अब ये मैटर जो है ये वंस फॉर ऑल डिसाइड हो चुका है, यू विल नॉट बी गिवन परमिशन टू री एजिटेट दी अगेन। अगर आप एक केस हारने के बाद शाफी की प्ली दोबारा लेके आ जाते हो तो आपका केस रजूदी कथा की बुनियाद पे खारिज होगा। अभी मैंने कंस्ट्रक्ट, ये बात है एक्चुअल रजूदी कथा, मैंने कहा था दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट ऑफर, लेकिन बहुत से अंदाज में हम इसको देख रहे हैं। आई थिंक अगर आपको समझेंगे कुछ ज्यादा पिछले लेक्चर की तरह तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अभी तक ठीक चल रहा है, ठीक हो गया। अब ये आ गया जी, आप दोबारा नहीं ला सकते हो। ये मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल रेजिडी डाटा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रेजिडी डाटा, ठीक है जी, एक्चुअल रेजिडी डाटा और कंस्ट्रक्टिव रेजिडी डाटा। अब मैं थोड़ा सा टच दे दूं, थोड़ा सा टच दे दूं। वैसे इसके साथ आगे 2 रोल 2 जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, ये दो चीजें सारा सिविल इसको बेस करता है। रेजिडी डाटा है प्ली, प्ली वाज रेज्ड, डिनाइड एंड डिसाइडेड। ये आ गया कि प्ली अवेलेबल थी, आपने रेज की, दूसरे ने जवाब दे दिया, मैंने डिसाइड कर दी। कंस्ट्रक्टिव ये है कि प्ली वाज अवेलेबल बट नॉट रेज्ड,
and was neither replied and paid neither decided that it would be deemed that plea was raised, denied and decided. कंस्ट्रक्टर उसे कहते हैं, कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है तबीरी, जो एक्चुअल नहीं होती पोजेशन, जैसे कंस्ट्रक्टर पोजेशन एक्चुअल पोजेशन होता है। एक्चुअल पोजेशन है कि ये आपको दे दिया गया है ओवर। कंस्ट्रक्टर है कि कंस्ट्रक्टर ने डेटा ग्राम कर दी के पास आपको मिल गया समझे, लेकिन एक्चुअली नहीं होता। मैं कंस्ट्रक्टर वर्जन में पे बाद में आऊंगा। अब दोबारा पढ़िए जब मैंने ब्रेक को आपने बड़ी काफी अच्छा पढ़ा हुआ है सारा कि ये सब्सटेंशियली या क्या था, ये डायरेक्टली क्या था। उसने कहा है कि सर ओहो तो बड़ा मसला हुआ है। आप आ रही हो क्लियर जी? हाँ आप सही, मैं बंद कर दूँ? नहीं आप सही है, थोड़ा सा पीछे रहेगा। आप आ रही? हाँ आप सही। अच्छा आ जाए साथ। अच्छा अगर नहीं थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज माय ड्यूटी। मैंने कहा था कि सब्सटेंशियली और फॉर वाइल ओनली। डायरेक्टली मैंने शुफा की मिसाल दी कि शुफा में जब सेल होता है तो आपका पॉजिटिव एक्शन आ जाता है कि आपको पॉजिटिव एक्शन मिल गया, आप दावा फाइल करो या ना करो, इट्स अप टू यू, लेकिन आपको पॉजिटिव एक्शन मिल गया। आप क्या करते हो कि आप प्लेट लिखते हो, प्लेट में आप कहते हो कि ये सेल हुआ है 10 लाख का हुआ है, लेकिन इंतकाल या रजिस्ट्री में उन्होंने 15 लाख लिख दिया है। फिर आप क्या कहते हो कि जिस खाते से सेल हुआ है उसमें मैं भी खातादार हूँ, मैं शाफी शरीक हूँ, मेरा 8 बनना जो है इरिगेशन राइट्स जो है आउटर राइट्स इकट्ठे हैं, मैं हमसाया हूँ। ये मैटर जो है ये आप प्लीज लेते हो, फैक्ट्स कह लो, प्लीज कह लो, ग्राउंड्स ऑफ टैग कह लो। ग्राउंड्स ऑफ टैग लफ्ज लिखा हुआ है इसमें सेक्शन 11 में। आप अटैक करते हो डिफेंडेंट के ऊपर जज से फैसला लेने में, ठीक है जी। अब ये जो प्लीज है सबसे पहली है, हर केस में कुछ ऐसे मैटर्स प्लीज होती हैं जो सब्सटेंशियल होती हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं। डिफेंडेंट जब भी पेश होगा, जवाब दावा फाइल करेगा, अगर वो एक बात साबित करने में कामयाब हो जाए कि यू आर नॉट शाफी शरीक अली गंजा, तो आपका केस फेल हो जाएगा। तो ऐसी प्लीज जो डायरेक्टली एक दूसरे को हिट कर रही हैं और जिन प्लीज की बुनियाद पे आपका केस डिसाइड होना है या खारिज होना है, ठीक है, वो प्लीज है सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली इन इशू। रजनी काटा सेक्शन 11 को ऐसे पढ़े ना तो उम्र बीत जाती है, इसकी समझ नहीं आती। ऐसे ही है ना, ये जो सामने आपको पढ़ा हुआ है ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने 5 कंडीशन निकाल दी, इसी में से वैसे निकली है। अब मैंने ये बयान कर दिया कि ये वो मैटर होते हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पर केस का डिसीजन रेस्ट कर रहा है। केस का डिसीजन देखें, मैंने पहले कह दिया, या प्रूव होगी तो आपका केस आपके हक में, ना प्रूव होगा तो आपका केस खारिज है। तो ये उसने कह दिया, अब डिक्री हो गई, जजमेंट पास हो गया, यू आर नॉट इंटाइटल्ड एट ऑल टू री-एजिटेट दोज मैटर्स अगेन, इधर पार्टी नहीं कर सकती। कंडीशन नंबर 1 ये है कि जो मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशू हों, वो पिछले केस में भी, फार्मर केस में भी वही थे, सब्सिक्वेंट सूट प्लेंटिफ ने दोबारा फाइल कर दिया, तो आप कहोगे कि ये मैटर पहले इन डिस्प्यूट रह चुके हैं और ये इसने रेज किए थे, मैंने डिफेंडेंट ने उनको डिनाई किया और कोर्ट ने उस पर अपना डिसीजन दे दिया। अब जो कोर्ट का डिसीजन है वो बाइंडिंग है, वो अपील में तो खत्म हो लेकिन वो दोबारा दावे के जरिए उसको खत्म नहीं किया जा सकता। ये कंडीशन नंबर 1 है। क्लियर? अगर किसी की नहीं तो बता सकता है, बाद में बातें नहीं आपने करनी, अभी आपने बता देना जो भी है। कंडीशन नंबर 1 अगर क्लियर नहीं है तो आप बताएं ये बहुत क्लियर था, ठीक है सर? डॉक्टर साहब आप आगे चलें। आप आ जाते हैं जी, कंडीशन नंबर 1 इज क्लियर आई थिंक। सर क्लियर? जी सर? यस सर। यस कह रहे थे तो हम चल सकते। आप आ जाते हैं, मैंने कहा मैं एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली को बाद में जरा डिस्कस करता हूँ। 2 है, द फार्मर सूट मस्ट बी द
suit between the same parties and between parties under whom they are any of them claim. ये बड़ा सिंपल है, हम इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि both suits must be between the same parties or between the previous parties का आपको पता है parties वो होती हैं जिनका नाम तौर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट लिखा जाता है। अगर एक और बात याद रख लें, एक तो होती है एक पार्टी है उसने केस हार लिया या जीत लिया, उसका बेटा उसका पोता पड़पोता उस पर ये केस उस पर रेज़ जुडिकाटा अप्लाई करेगा। एक तो पार्टी वो होती है जो राइट डिराइव करती है, टाइटल डिराइव करती है। मसलन एक जी जी अगर एक केस डिसाइड हो चुका है तो वो बंदा लीगल लेने के बाद वो प्रॉपर्टी किसी को एग्रीमेंट कर देता है या शेयर कर देता है, तो वो जो बाद की सब्सिक्वेंट वेंडी है या whoever he is वो भी बाउंड है उस डिसीजन का। ठीक है जी हाँ। अब जो सबसे अहम चीज़ है, अहम चीज़ थी मैटर डायरेक्टली सबसे, और जो तीन है ये सबसे अहम है। इसको अपनी तरह गौर से समझना है कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए सवाल करने का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी कंपिटेंसी करवा रहा हूँ या आपकी चेक कर रहा हूँ, कोई किसी की चेक नहीं कर सकता। अल्लाह के फजल से वकील की तो कोई चेक ही नहीं कर सकता। जिस भी वकील को आप पूछ रहे हो वो आपको बिल्कुल नहीं, वो पीछे नहीं होगा। मेरा खतन ऐसा कोई ना इंटेंशन है, मेरा बस यही है कि जितना हर बंदे का एक किरदार होता है सोसाइटी में, वो किरदार उसने पॉजिटिवली परफॉर्म करना होता है। तो मैं उस हवाले से आपसे मैंने वो क्वेश्चन किए थे फॉर वाइल कि आप एक ही सेंस पे पढ़े जा रहे हो, लेक्चर भी हो रहे हैं, किताबें भी पढ़े जा रहे हो। सेक्शन 9 आपने आज पहली दफ़ा नहीं पढ़ा था, 5 साल को 6 साल हो गए, इनको भी कुछ 10-12 साल हो गए मेरे साहब को। तो अगर सेक्शन 9 में से कोई चीज़ें नहीं निकल आती हैं तो आप उन पर गौर करें, डिस्पॉइंट नहीं हो कि ये चीज़ें भी हमने करनी है या ये चीज़ें भी निकल सकती हैं। ठीक है। अब जो सबसे मेन चीज़ है वो है 3, द पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटेड अंडर द सेम टाइटल इन द फॉर्मर सूट। वाजब साहब हमें बताएंगे कि मस्ट बी लिटिगेटेड अंडर द सेम टाइटल। देखिए रेज़ जुडिकाटा में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको इसकी समझ आ जाती है ना तो रेज़ जुडिकाटा आपके फिंगर टिप्स पे होगा। ठीक है जी सर, क्या समझते हैं सर? खड़े हो जी प्लीज। सेम टाइटल जो है ना, एक पहले जो फार्मर सूट है उसमें जो एक काज ऑफ एक्शन है, काज ऑफ एक्शन में पार्टी सेम है, यानी कि जो सब्सिक्वेंट सूट है पहली काज ऑफ एक्शन में जो पार्टी थी सेम पार्टी दूसरे में आ रही है। दिस इज नॉट, ये टाइटल आपका ये गाड़ी वो मैंने इसलिए कहा था कि दिस इज नॉट सो सिंपल, दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट, दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक आपकी सीपीसी, क्योंकि ये बहुत टॉपिक है। जो डचेस ऑफ किंगस्टन केस 1760 में हुआ था, डचेस एक शहजादी थी ब्रिटेन की, तो उन्होंने तो शादी कर ली थी तो उन्होंने केस फाइल किया। अगर वो पढ़ सकते हैं नेट पे वो अवेलेबल है, आप बताएं, आप बता सकते हैं। वैसे ऑनेस्टली उनके बारे आपने बताना है। आप बादल साहब ये समझ रहे हैं कि शायद सेम पार्टीज के माबैन जो मैटर होगा तो वो 3 ये है, ठीक? बिल्कुल नहीं, ऑनेस्टली सॉरी, बिल्कुल नहीं। आप मैं कोशिश जी सर प्लीज। सर इसमें जो उसका टाइटल होता है जैसे दावा इस तकरारे का, ठीक है, बहुत जबरदस्त जवाब दिया, लेकिन ये भी नहीं है, ये भी नहीं, मैंने कहा था ना ये भी नहीं। टाइटल जी सर नहीं वो बात टाइटल, उसमें टाइटल ये है कि उनका टाइटल उनका क्या है, उनकी नोयत क्या है, सूट में वो मालक हैं या किस लिहाज से उन्होंने उसमें। जबरदस्त बात उन्होंने की है। टाइटल आपकी सूट नहीं है। मैंने कहा था मैम कि आपकी ये सारी कंडीशन भी पूरी हो, काज ऑफ एक्शन डिफरेंट हो तो आप दोबारा केस फाइल कर सकते हो। सेमनेस ऑफ काज ऑफ एक्शन नहीं होनी चाहिए। पार्टी एक पार्टी के खिलाफ एक प्रॉपर्टी के बारे में आप 200 केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, केस ये साइन को नॉन नहीं है, साइन को नॉन है कॉज ऑफ एक्शन, कि कॉज ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। हम आगे आ गए, ये है पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटेड अंडर द सेम टाइटल इन द फॉर्मर सूट। मैंने मिसालों के साथ आपको मैंने कहा था मैंने इस लेवल पे जाके बात करनी है। बायो साहब बीइंग एन ओनर
filed suit for recovery of possession against Malik Saab on the basis of ownership. This is called suit under Section 8 of Specific Relief Act. Every owner can recover possession from the person who has no reason to retain possession admittedly. ठीक है, मालक हर उस बंदे से पोजेशन ले सकता है जिसके पास पोजेशन रिटेन करने की रीजंस नहीं है। रीजन क्या होती है? टाइटल। ठीक है, अब बाजा साहब ये जरा समझना है, डिफेंडेंट अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड प्लीडेड दैट ही इज टेनेंट, he is not encroacher, he has reason to retain possession, he has reason to retain possession. Please. सूट ये था कि एक बंदा जो है, इनको नहीं पता वो कौन है, ये कौन है, ये कोर्ट में आ गए कि पोजेशन में भी कवर्ड बैक, ये कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आई एम ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, आई एम एंटाइटल्ड टू कवर पोजेशन ऑफ दैट पीस ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिफेंडेंट मे बी आस्क्ड टू हैंड ओवर पोजेशन टू मी। अब डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है, डिफेंडेंट कहता है कि आई एम नॉट एन इन्वेडर, आई एम neither an invader nor an encroacher, my possession has some reasons। जब रीजन हो तो फिर उसके खिलाफ आप केस फाइल नहीं कर सकते, वो मैं बताता हूँ क्या कर सकते। वो कहता है कि मैं टेनेंट हूँ, ठीक है जी, मैं टेनेंट हूँ, इनका केस फेल हो जाता है। ठीक है, इनका केस अभी सदा अब ही रिमेन्ड रिलीफलेस बिफोर द कोर्ट, इसका कॉज ऑफ एक्शन। अब देखिए, अब मैम आपने समझना है कि पार्टी सेम, प्रॉपर्टी सेम, रिलीफ ले रहा है पोजेशन का, रिलीफ भी सेम, तीन चीजें सेम हो गई। अब ये पहले दावे में इनका टाइटल था, टाइटल है कैपेसिटी, कि आप किस कैपेसिटी से केस फाइल करते हो। इसमें इनकी कैपेसिटी थी बतौर ओनर, आई एम ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, पोजेशन में बी गिवन टू मी। ठीक है, इनका टाइटल क्या आ गया? बतौर ओनर। अब ये दूसरे केस में अब ये दोबारा केस फाइल करेंगे अंडर द प्रोविजंस ऑफ टेनेंसी एक्ट, क्योंकि वो खुद मान गए आई एम टेनेंट ऑफ दैट जेंटलमैन। अब टाइटल क्या होगा इनका? पार्टी सेम है, प्रॉपर्टी सेम है, और रिलीफ दोबारा क्या है? पोजेशन है। रिलीफ भी वही है। रिलीफ मैंने पहले कह दिया कि कॉज ऑफ एक्शन आपका डिफरेंट होना चाहिए, आपकी कैपेसिटी और टाइटल डिफरेंट होना चाहिए, और पार्टी सेम हो, प्रॉपर्टी सेम हो, सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन 20 भी आप कर सकते हो उसके खिलाफ। अब आप दोबारा केस जो लेके जा रहे हो कोर्ट में, वो आप जा रहे हो बीइंग लैंडलॉर्ड। डिफरेंट हो गए, डिफरेंट हो गए। एक और मिसाल लेते हैं, आप पढ़े दोबारा, 3 को पढ़े भाई साहब, मतलब सब बातें अच्छा उस लेवल पे जा रहे हैं सर, वाकई मजेदार है जी, मजेदार है। आज शादी कब हो गई? नहीं सर नहीं, मैं तो बात यहाँ पर तो बड़ा गुस्सा है। अब ये हमने कहा था दी पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटेड अंडर द सेम टाइटल इन फार्मर सूट। अब ये आ गया कि फार्मर सूट, अब जो सेकंड सूट है उसमें अगर डिफेंडेंट रेस जुडिकाटा की एप्लीकेशन देता है तो फार्मर सूट में और सब्सिक्वेंट सूट में प्लेटिफ का टाइटल वर्सेस नहीं है, रिलीफ नहीं है। टाइटल है कि जो अर्जी दावे में अपने आप को वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि मैं ये हूँ। ठीक है, तो क्या दोनों केसेस में उसका टाइटल या कैपेसिटी सेम है? ऑब्वियसली नो। वो एक और मिसाल ले लेते हैं, मैं पोजेशन पे जाता हूँ, मैंने कहा मैं उस लेवल पर रहता हूँ। प्लेटिफ एक केस फाइल करता है अगेंस्ट डिफेंडेंट रिकवरी ऑफ पोजेशन। वो कहता है जिन नंबर 1 पे उसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, 2 में कहता है कि आई एम ओनर अंडर रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट सो एंड सो, आई हैंड ओवर पोजेशन टू डिफेंडेंट, नो ही हैज बिकम रिलक्टेंट टू हैंड मी ओवर, आई एम बीइंग ओनर एंटाइटल्ड टू रिकवर बैक। डिफेंडेंट जो है वो पेश होता है और पेश होके वो कह देता है कि आई एम आल्सो को शेयर
इन दी सूट प्रॉपर्टी। मुझे ये बताएं कि को शेयर के खिलाफ आप डायरेक्ट पोजेशन नहीं ले सकते हो, यही है ना? क्या करना होता है? आपने पार्टीशन सीख करनी होती है, ये मीडियम ऑफ लॉ है। आपका केस खारिज हो गया, खारिज हो गया, ठीक है जी। आप ओनर हो, आप दोबारा पार्टीशन में चले जाते हो, तो देखें पहले आपका टाइटल था ओनर का और आप पोजेशन उससे मांग रहे थे कि ये इलीगल कागज है। अब आपका ओनर है लेकिन काज ऑफ एक्शन आपका, मैंने पहले टाइटल से रखा, मैंने काज ऑफ एक्शन का टच दिया। काज ऑफ एक्शन आपका थोड़ा सा डिफरेंट गया कि ये भी ओनर है लेकिन ये मोर देन हिज एंटाइटलमेंट, ये पोजेसर है, इसलिए मुझे इससे कब्जा दिलवाया जाए। अब आपका जो टाइटल है वो को शेयर का है। पहले आपका टाइटल था ओनर का, अब आपका टाइटल है को शेयर का। तो जहाँ पर दो केसेस में, दो फार्मर और सब्सिक्वेंट केस में आपका टाइटल, आपकी कैपेसिटी डिफरेंट हो, वहाँ पे आप केस फाइल कर सकते हो। लेकिन मैंने पहले कहा कि शाफी एक केस खारिज करवा ले और दूसरा केस फिर वो शुबे का फाइल कर दे, तो दोनों केसेस में उसका टाइटल और कैपेसिटी थी प्रीएम्प्टर की। अब वो उसी पार्टी के खिलाफ उसी कासिम वकील के बारे में डिफरेंट टाइटल और कैपेसिटी लेके आ सकता है, लेकिन वो सेम कैपेसिटी लेके नहीं आ सकता, ठीक है जी। दैट्स इट। बाकी दोनों को बहुत आसान है, वो सेम है। ये अगर आप इसको पढ़ लेंगे तब तो होगा। ये मैंने अब ये सवाल है इसके आकर पे रजनीका का मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन वर्ल्ड, नॉट इन पाकिस्तान, ठीक है। मैंने इसकी कोशिश की है कि आपके ओके हो गया, ठीक है। ये सारा इसमें काफ़ी चीज़ें आप आपका रहेगा कंस्ट्रक्टर रजनीका का, वो मैंने इसलिए छोड़ दिया है विद द काइंड परमिशन ऑफ ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब। हम उसको ऑर्डर 2 रूल 2 के साथ पढ़ेंगे। थोड़ा सा ज़हन ये खोल लें कि रजनीका का प्ली है, प्ली रेज्ड बाय प्लेंटिफ, डिनाइड बाय डिफेंडेंट एंड डिसाइडेड बाय द कोर्ट। जी आ गया एक्चुअल रजनीका का कंस्ट्रक्टर ये है, प्ली वाज अवेलेबल टू प्लेंटिफ, he did not raise, deemed to be raised, deemed to be denied and deemed to be decided। ये आ गया कंस्ट्रक्टर रजनीका का। अब ऑर्डर 2 रूल 2 है कि एक ये था काज ऑफ एक्शन। काज ऑफ एक्शन जब मिच्योर हो गया डिक्री या जजमेंट में, तो वो काज ऑफ एक्शन सीज्ड हो गया। आप उस काज ऑफ एक्शन को दोबारा लेके नहीं आ सकते हो, लेके आओगे तो वो रजनीका के तौर पे बाड होगा। ऑर्डर 2 रूल 2 ये है कि आप जब भी कोई केस फाइल करते हो, एक काज ऑफ एक्शन के मुताबिक आपके पास 10 रिलीफ हैं, आपने वो सारे रिलीफ कहने हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव रजनीका कहता है प्ली, ऑर्डर 2 रूल 2 है रिलीफ। आपका 10,000 रुपया बनता है, मेरे खिलाफ आप 7 लेते हो, 3 आप वेव कर देते हो, तो आप दोबारा नहीं ले सकते। जितना आपका क्लेम बनता है आप सारा क्लेम मांगोगे, और जितने आपके रिलीफ अटैच विद काज ऑफ एक्शन है आप सारे रिलीफ मांगोगे। अगर आप रिलीफ सारे नहीं मांगते, स्प्लिट कर देते हो कि मैं ये परसों मांग लूँगा या अगले साल मांग लूँगा, आपका दूसरा दावा ऑर्डर 2 रूल 2 के तहत बाड होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव रजनीका इज अ प्ली, ठीक है। ऑर्डर 2 रूल 2 इज अ रिलीफ एंड क्लेम। अब ये मैंने सवाल लिखे हैं, ये मैंने आपसे जवाब नहीं पूछने कि आप खुद कर जाएं, अपने आप को सर्टेन करें, गेज करें आप कितने जोगे हैं, या आप इन सवालों को किस हद तक अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको करने चाहिए, क्योंकि आपने आगे बढ़ना है तो आपको ये करने चाहिए। बुक्स नहीं सारे नहीं, सवाल मैंने आपको दे दिए हैं, जो जितना भी मैंने आपके सामने खोला है वो इन्हीं के मतलब है। कुछ सवालों को नहीं भी है तो नेक्स्ट टाइम से परमिशन लेके हम कंस्ट्रक्टर को और इन सवालों को नेक्स्ट हम इसको जो है वो क्लियर कर लें। सवाल अगर प्राइमर से कोई सवाल अगर आपको लगता है इस सवाल में कोई ऐसी चीज़ है जो आज डिस्कस नहीं हुई, तो 2-4 मिनट में आप बता सकते हैं, या इसके मतलब कोई सवाल हो किसी भी किस्म का। ये सिंपल रजनीका की मैंने बात की है। रजनीका इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इसको हम 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे भी ले सकते हैं, उससे आप बिल्कुल माइंड आपका क्लियर हो जाएगा कि रेवेन्यू में अगर कोई मामला डिसाइड हो चुका हो तो क्या वो सिविल के लिए रजनीका है या नहीं। ये सवाल था बाजा साहब का, आज भी ये सवाल है आपका जी। मैंने एक सवाल भी आपका रखा हुआ है।
बात मैंने सेक्शन 9 में आपको बताया था कि कुछ फोरम ऐसे हैं जिनका अख्तियार समाअत होता है एक्सक्लूसिव, ठीक है। रेवेन्यू याद रख लें कि रेवेन्यू समटाइम रेवेन्यू ऑफिशियल होते हैं और समटाइम रेवेन्यू कोर्ट होते हैं। यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये जो कंडीशन नंबर 4 जरा देखें, The court which decided the former suit must have been a court competent to try the subsequent suit। मुझे ये बताएं कि तहसीलदार अगर एक मैटर डिसाइड कर देता है तो तहसीलदार क्या वो बतौर कोर्ट करता है? कोर्ट करता है, ठीक है। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग। तहसीलदार लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत बतौर ऑफिशियल काम करता है और टेनेंसी एक्ट 1887 के मुताबिक बतौर कोर्ट करता है। एक बात याद रख लें बाजू साहब के जवाब के, अच्छा सवाल उन्होंने किया है। जब रेवेन्यू ऑफिशियल्स बतौर कोर्ट काम करेंगे तो फिर कंडीशन नंबर 4 आ जाएगी, क्योंकि जिसने फार्मर केस डिसाइड किया है इट मस्ट बी कोर्ट, इट मस्ट नॉट बी ट्रिब्यूनल, इट मस्ट नॉट बी फोरम, ठीक है। तो जहाँ पर पिछला कोई भी है अथॉरिटी कोर्ट होगी। याद रखें कि 1887 का जो एक्ट है उसके तहत जितने भी लगान के मैटर होते हैं, रिकवरी के मैटर होते हैं, वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स बतौर कोर्ट करते हैं, बतौर कोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लफ्ज़ कोर्ट लिखा है, फार्मर अथॉरिटी मस्ट बी कोर्ट। तो जब एक फार्मर अथॉरिटी कोर्ट ही नहीं है तो उसका वर्डिक्ट जो है वो रेज़ जुडिकाटा कैसे होगा, ठीक है। एक दूसरा ये है कि जहाँ पर किसी अथॉरिटी के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन हो, ठीक है, और जिस कानून के तहत वो अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई हो, वहाँ पर सिविल कोर्ट के बारे में बारिंग क्लास भी हो, वहाँ पर सिविल कोर्ट के लिए उसका जो डिसीजन है वो रेज़ जुडिकाटा होगा। ये सर ये तो ठीक है, ये कुछ है कि यहाँ एविडेंस नहीं होती, लेकिन अगर सेक्शन 161 जो है वो ये निगरानी है, अगर ये कोड नहीं है तो उसका फर्दर प्रोसीजर जो है वो क्यों इसमें रखा गया है। यानी पार्टीशन सूट अगर ये पार्टीशन की फाइल 135 के तहत जो डिसाइड करता है तहसीलदार, उसके ऊपर अपील होती है, तो अगर फोरम में ये एग्जेक्टिव आर्डर होगा या ये कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट होगा? नहीं, सवाल क्या आपका? सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि ये कोड नहीं है। नहीं, कोड नहीं, पूरे लैंड रेवेन्यू एक्ट में लफ्ज़ कोर्ट यूज नहीं हुआ। सर वो तो ठीक है, इधर तो जुडिशल है, इधर तो सबली प्रोसीजर के तहत होता है, यानी कि इसमें शहादत नहीं होती तहसीलदार के मैटर में, लेकिन जो फैसला है उसके ऊपर अपील नजरसानी निगरानी तीनों फॉर्म में रहता है। आप जो अवेयर करना चाहें, तो अगर कोड नहीं है तो वो प्रोसीजर में उन्होंने उसे क्यों रखा है? सर ये जो प्रोसीजर में अपील है या निगरानी है या नजरसानी है, क्या क्या है? सवाल ये कह रहे हैं कि अगर वो कोड नहीं है तो उसकी अपील और रिवीजन, ये बात मैंने आपको ये समझाइए सर कि जब कोई अथॉरिटी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कर लें या मोर देन वन अथॉरिटी किसी लॉ के तहत इस्टेब्लिश की जाती हैं और उसमें पूरा मैकेनिज्म मौजूद हो उसकी फंक्शनिंग का, और उसमें एक बारिंग क्लास भी हो, तो वहाँ पर सिविल कोर्ट के लिए उनका जो वर्डिक्ट है वो रेज़ जुडिकाटा होगा। एक बात। दूसरा, मैंने मेरी 4 नंबर कंडीशन भी आप पढ़ रहे, मैंने कहा था कि आप रेज़ जुडिकाटा का मैटर कहाँ पे रेज करते हो? सब्सिक्वेंट सूट में, सब्सिक्वेंट सूट में करते हो ना। तो सब्सिक्वेंट सूट में जब आप रेज करते हो तो आप ये कहते हो कि सर ये मैटर पहले एक कोर्ट डिसाइड कर चुका है। तो रेवेन्यू तहसीलदार, डीसी, कमिश्नर जब वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत एक्ट करते हैं तो वो बतौर कोर्ट नहीं करते, वो जब टेनेंसी एक्ट के तहत एक्ट करते हैं तो बतौर कोर्ट करते हैं। तो जो फार्मल डिसीजन है इट मस्ट बी रेंडेड बाय अ कोर्ट भी होनी चाहिए, तो कंपीटेंट कोर्ट भी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा यह है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में उन्होंने मैकेनिज्म बयान कर दिया और 172 सेक्शन भी रख दिया बारिंग क्लास। उसके बावजूद भी लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जितने भी मैटर होंगे आप सिविल कोर्ट में सेक्शन 9 के तहत उनको कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? मैंने कहा था कि एक्ट ऑफ मेलाफर्टी हो। एक्ट ऑफ मेलाफर्टी की डेफिनेशन अगर आपने नहीं उस दिन सुनी तो वो बहुत बड़ी थी कि सिविल कोर्ट बहुत बड़ी कोर्ट है, बहुत बड़ी कोर्ट है कि जब उन्होंने प्रोसीडिंग इस लाश से कंडक्ट की हो कि जो इंटेंशन ऑफ लॉ ना हो, नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया हो, इलीगैलिटी की हो और उन्होंने अपने आप को आगे कर लिया हो, लॉ को पीछे कर लिया हो, तो कर सकते हैं। टेनेंसी एक्ट के तहत अगर कोई प्रोसीडिंग होगी
तो उसमें भी पारी क्लास है 52 सेक्शन है उसका, वहाँ पर कोई मैटर हो चुका है तो सिविल कोर्ट में वो रेस्ट जुडिकाटा होगा। और बताएं सवाल कोई इसके मुतल्लिक़ कोई इसके आखिर पे है तो वो सर प्लीज़ सर ये जी प्लीज़ बताएं आप मियाँ साहब पूछ रहे हैं कि वो कौन सा है जी भाईजान करेंसी एक्ट ये है कि जो अपना टेनेंट है ना, टेनेंट मजारे जिसे कहते हैं, टेनेंट की डेफिनेशन तो और भी है एग्रीकल्चरल लैंड जब कोई ओनर खुद कल्टीवेट नहीं कर सकता तो वो अपनी सहूलत के लिए दूसरे लोगों को देता है कि आप इस पर कल्टीवेट करें, मुझे लगान दे पैसे की सूरत में या फसल की सूरत में। तो लॉ ये है कि आप किसी को बेदखल करना तो आप कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं। तो वहाँ पर अगर उसका पीरियड एक्सपायर हो गया है, वो आपको लगान नहीं दे रहा, ग्राउंड्स आ गया एविक्शन की, तो आप उस एक्ट के तहत उसकी एविक्शन सीख कर सकते हो। ये 1887 का एक्ट है, ठीक है जी, टेनेंसी एक्ट। उसके तहत अगर चीलदार या एसी कोई एक्ट करेगा तो वो बतौर कोर्ट करेगा। ये बड़े अहम सवाल हैं, आप देख लें जरा, देख लें इनको, ये क्वेश्चन है इनके मतलब अगर आपके पास कोई मामला है तो आप मुझे बता सकते हैं प्लीज सर, प्लीज सर प्लीज। मैंने कहा ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। एग्जेक्टिव ऑर्डर क्या है? सिविल कोर्ट के लिए बात कर रहा है। अगर आप डिपार्टमेंट से कोई आपकी इंक्वायरी हो चुकी है तो आप दोबारा उस डिपार्टमेंट के पास नहीं जा सकते। ये भी कहते हैं कि सेक्शन 11 इज नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब ये है कि डचेस ऑफ किंगस्टन केस 1770 में हुआ, बड़ी कोशिश करके उन्होंने अंग्रेजों ने इसमें उसको डील किया है। उसके बावजूद भी कहते हैं, जैसे आपने एक सवाल किया था कि अगर सेक्शन 10 अप्लाई ना करे तो कोर्ट के पास अख्तियार है या तो वो कंसोलिडेट कर ले, ठीक है क्या, और यहाँ पे वो कहता है कि इसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ें सिमिलर हों तो रेजिडेंट कार्ड अप्लाई किया जा सकता है। बिकॉज रिस्पेक्ट मस्ट बी गिवन टू जुडिशियल डिसीजन, देयर मस्ट बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन, वन कांट बी वेक्स्ड ट्वाइस ओवर अ सेम कॉज ऑफ एक्शन। बताएं आपका कोई है तो बताएं, सारे आपको आते हैं, कोई बात नहीं है, easily humbly it's my humble request to you all learned my colleagues। सर एक बार अगर थोड़ा टच दे देंगे किनका सवालों का, ठीक हो ओके डॉक्टर साहब की एक फरमाइश है ये व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन। ये मैंने कहा था कि अगर देखें वो फूलों का हार लेके नहीं बैठा एग्जाम्पल इस दफ़ा, ये बात याद रखें, वहाँ पे लागू हो जानी है ये कहते हैं ये तो मैं ये कहता हूँ आगे पीछे से कर लेता है। ये मैंने एफर्ट की थी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी किसी किस्म की भी। आई एम वेरी बिजी, मैं मच बिजी हूँ क्योंकि मेरे भाइयों का हुक्म है और ये सदका जारिया भी है और ये मैंने पहले भी उनकी तारीफ की थी, आपको दोबारा करना चाहता हूँ। कैसे बंदे पहले नहीं आए, भट्टी साहब थे, उनके दौर में लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुई थी राहत साहब के जरिए। तो इन दी एंड किताब भी आपको किसी ने पूछना है या अगर आप को पैसे कर लेके जाएंगे तो वो भी किताब के जरिए आने हैं दौर की। तो किताब को इन्होंने आपके हाथ में किताब पकड़ा दी है, तो किताब आप ही पकड़ें और अगर अपने जज बनना है तो ये सीधा कोई नहीं कि व्हाट इज रेसिडेंट का डिस्क्राइब इट्स काइंड, ये काइंड आपने लिख भी दी तो वो कोई ये काइंड बता सकते हैं, इसको आगे लेके जाइए। तो मेरा था कि आप खुद को सेकेंड करें कि आप कहाँ खड़े हो और कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर हमारे डिस्टिंग्विश्ड सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं जो मोहतरम लोगों को यहाँ ला सकते हैं तो आप सुमन बुकमन बन के मत बैठे हैं। इन्होंने भी एक दिन कहा था कि आप सवाल करें या उनको वे दें कि सारा आप जरा इस तरह से लेके आए इस बात मामले को, या आप आधा घंटा लेक्चर दें, हमें इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद आप इस प्रिवियन को ज़रा तोड़ें ताकि हम जब वहाँ पे बैठे तो हम ये ना कहेंगे ऐसा तो सर पता ही नहीं सी, ठीक हो गया। इसलिए आज मैंने एक छोटी सी एफर्ट की है। ये एक सवाल है, आता होता है बंदे को वहाँ पे, लेकिन वो पूछना इस लास्ट से थोड़ा सा मसला बन जाता है अगर आप करेंगे। पहला सवाल था कि व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हाट इज जुडिशियल कल्मिनेशन ऑफ अ कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है जी काजो सर, मैंने बताया भी हुआ है व्हाट इज जुडिशियल कल्मिनेशन ऑफ अ कॉज ऑफ एक्शन। वेरी सिंपल, मैंने कहा था cause of action when matures into judgment decree it is seized with। तीन लाइन के बीच जो आप आ सकते हैं कि cause of action जब तक met with relief नहीं होगा इन शेप ऑफ जजमेंट डिक्री ये लाइव रहेगा। और cause of action बेस करता है डिफरेंट ग्राउंड्स पर, और वो ग्राउंड्स अगर एजुकेट होकर डिसाइड हो जाए तो है, ठीक है।
आगे जी दो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस स्टॉपल और रेसिडिकाटा। देखिए स्टॉपल जो है वो एक वाइडर सेंस है, रेसिडिकाटा उसकी एक स्पेशी है। स्टॉपल बाय रिकॉर्ड या स्टॉपल बाय जजमेंट रेसिडिकाटा है कि जहाँ पर पार्टीज को बाउंड कर दिया जाए। स्टॉपल ये है कि आप इनकंसिस्टेंट प्ली नहीं ले सकते। आपने एक मरतबा को वादा किया, आप रिगल आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने कोई एक्ट किया, दूसरे को बावत कराया कि एक्ट ठीक है, उसने अमल कर लिया, तो आप जब उसने अमल कर लिया तो आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको आ सकता है, जो कि मुझे 100% चीज़ है। व्हाट इज डिफरेंस, वो भी जुडिशल, ये प्रोसीजर नहीं है, प्रेसिडेंट है। व्हाट इज जुडिशल प्रेसिडेंट, ये सवाल आए हुए हैं ये सर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेसिडिकाटा एंड जुडिशल प्रेसिडेंट। रेसिडिकाटा जो है वो भी एक चीज़ है कि जजमेंट आ गई। जुडिशल प्रेसिडेंट है आर्टिकल 189 है कि आपका आईने पाकिस्तान है 2201 है कि जब अबिटा डिक्टा, जब तो कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करते हैं तो वो बाइंडिंग होता है। रेसिडिकाटा तो पार्टीज पे बाइंडिंग है ना, तो जुडिशल प्रेसिडेंट वैसे बाइंडिंग आप पे बाइंडिंग है। तीन ये 4 नंबर सवाल है आपको आएगा। ए फाइल सूट फॉर पोजेशन इन द कोर्ट ऑफ सी be appear, file written statement, act of legal as well as factual objection including residicata, suggest proper course for C to decide and to B to prove। सिंपल सी बात है, आप जज हो, आपके सामने रेसिडिकाटा का प्रिंसिपल रेज हो गया, ये प्रपोजिशन आती हैं, ठीक है। जैसे था कि स्टे का ऑर्डर लिखो, तो ये प्रपोजिशन आप लिख दें, डिसाइड करें। उसने कहा कि सी जज साहब को बताएं कि उसने ये कैसे डिसाइड करना है, और बी को भी बताएं कि उसने कैसे प्रूव करना है, ठीक है। आप देखें प्रूवमेंट के लिए प्लीडिंग आएगी, इश्यूज आएंगे, शहादत आएगी और जजमेंट आएगी। इन ऑर्डर टू प्रूव केस यू विल सजेस्ट बी टू प्रोड्यूस फॉर द कोर्ट, ठीक है। और जज को आपने सजेस्ट करोगे कि दिस इज मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, ही विल हैव टू फ्रेम अ स्पेसिफिक इशू, टॉपिक पार्टीज रखेगा, ये आपने समझ। और उसके मुताबिक क्योंकि ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये आंसर होना है इन द लाइट ऑफ प्लीडिंग एंड एविडेंस, कि कौन कौन से मैटर डायरेक्टली थे या नहीं थे, ठीक है। उसके आगे 5 कंडीशन मैंने आपको बता दी है। बाकी पर्पज ऑफ रेसिडिकाटा भी बता दिया है। वेदर रेसिडिकाटा अप्लाइज फॉर को प्लेंटिफ्स और को डिफेंडेंट्स, ये भी क्वेश्चन काफी दफा आया है। तक जहाँ पे ऐसे कर लेते हैं जहाँ पे मोर देन 1 प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट एक है, अदालत ने मुताला को लीव देने से पहले मदईयान की कैपेसिटी को डिसाइड करना है कि किसने कितने देने हैं, तो वहाँ पर अगर कोर्ट डिसाइड कर दे तो वो रेसिडिकाटा बिटवीन को प्लेंटिफ अप्लाई कर देगा पार्टनरशिप के केसेस में, ठीक है। 3 पार्टनर है कि 20 है कि 60 है कि 40 है, ठीक है। तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये इतने लायबल हैं टुवर्ड्स डिफेंडेंट, ये आगे। और अगर प्लेंटिफ ने कोई रिकवरी करानी है डिफेंडेंट से, तो डिफेंडेंट की कैपेसिटी या उसकी जो साथ है वो डिसाइड की जाएगी कोर्ट की तरफ से बिफोर गिविंग द लीव टू प्लेंटिफ। आगे क्या आगे प्रूव अगर मैं बाद में करूँगा, वो रेवेन्यू हायरार्की मैंने बता दिया, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। व्हेन डिसीजन पास्ड बाय रेवेन्यू हायरार्की कम्स विद द एम्बिट ऑफ रेसिडिकाटा, मैंने कह दिया कि व्हेन रेवेन्यू हायरार्की एक्ट्स like a revenue official, their acts and what is not done with residicata, ठीक है। Any question? Yes, mixed question of law and fact इसलिए है कि जो प्ली किसी ने उठाई है वो डिनाई की गई है और डिसाइड की गई है, तो कोर्ट ने जो दूसरा केस है जिसपे आप रेसिडिकाटा अप्लाई कराना चाहते हो, कोर्ट को कैसे पता चलेगा? वो पिछले प्लीडिंग देखेगा कि यार ये पहले भी था, आज भी बन गया है, पहले भी ये इसने रिकवरी ऑफ सूट का केस फाइल किया था, आज भी बन गया है, तो वो सारी चीज़ें लेके आएगा। और जहाँ पर क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन द लाइट ऑफ एविडेंस ऑफ द पार्टीज, इट वुड बी क्वेश्चन ऑफ द मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। प्लीज फॉरेन कोर्ट के वो सेक्शन उसमें लिखा 5 कंडीशन है, वो पूरी होंगी, वो सारी रट्टे वाली हैं, वो 5 कंडीशन पूरी होंगी तो में लगा होगा। जी सर, एग्जीक्यूशन पिटीशन ऑर्डर 21 अगर आप देखेंगे 47 सेक्शन भी जो है वो उसमें जितने भी एग्जीक्यूशन के क्वेश्चन हैं माबैन फ्री कैन उसी कोर्ट में डिसाइड किए जाएंगे, वो होते हैं ऑब्जेक्शन पिटीशन। और एग्जीक्यूशन पिटीशन में आप पोजेशन लेने जाते हो
ऑर्डिनरी रूल 58 की कोई ऑब्जेक्शन पिटिशन में आपको ऐसे बता आती है, वो सूट ट्रीट हो सकती है, ठीक है। ऑर्डिनरी रूल 97 है कि किसी बंदे को गैर कानूनी तौर पर डिस्पोजेस कर दिया गया एग्जीक्यूशन में, वो केस लेके आ सकता है और वहाँ पे शहादत हो सकती है। तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में रेज़ जुडिकाटा ऐसे अप्लाई नहीं करता कि वो आपने को रिलीफ मांगा या नहीं मांगा, वो तो सेटल होते हैं। जो बाद में मैटर आते हैं वहाँ पर फ्रीक है, किसी ने ऑब्जेक्शन पिटिशन देनी थी, कोई गैर कानूनी डिस्पोजेस हो गया, किसी की प्रॉपर्टी ज़्यादा चली गई, तो वहाँ पर रेज़ जुडिकाटा अप्लाई करेगा। आगे सवाल आपका रह गया कि इंटरलॉकटरी एप्लीकेशन पर अप्लाई करता है कि नहीं, आप लोग करके कर लें, आप ही रह गए क्या, उसके बाद कोई सवाल नहीं होना। इंटरलॉकटरी एप्लीकेशन होती है दरमियानी एप्लीकेशन, ठीक है। देखिए इसका भी एक सिंपल सा जवाब है, इंटरलॉकटरी एप्लीकेशन तो रेज़ जुडिकाटा तो सूट पे अप्लाई करता है, लफ्ज़ इशू है, तो इस लिहाज से तो रेज़ जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन एक ही केस में एक स्टेज पर अगर कोई एप्लीकेशन डिसाइड हो चुकी है तो आप आइडेंटिकल एप्लीकेशन उस दावे की कल्मिनेशन से पहले नहीं दे सकते। PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 322, इसमें बड़ा मशहूर ये जजमेंट आ गया हुआ है, वो आप उसको पढ़ सकते हो। मसलन आपका स्टे खारिज हुआ, वो आपका खारिज हुआ, यू कांट फाइल अनदर एप्लीकेशन, यू हैव टू फाइल अपील टू गेट दैट ऑर्डर सेटिस्फाइड। आप दोबारा नहीं दे सकते, तो मीनिंग भाई एक ही स्टेज पर आप दो आइडेंटिकल एप्लीकेशन पर नहीं दे सकते। एनीवन एल्स? ठीक है, मेरा ख्याल है आज का लेक्चर मैं लेट आया हूँ, लेकिन जिस तरह माशाल्लाह एक ही क्वेश्चन अमल साहब आपने, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू माशाल्लाह, डेफिनेटली नाम है अल्लाह। तो इंशाल्लाह जी अब साथ ही टाइम का भी हो गया ब्रेक।